ज़ाहिर है उम्र के साथ साथ कुछ तब्दीलियां आ ही जाती हैं। अब बच्चे तो नहीं रहे हो तुम लोग, तो मामूली मामूली बात पर परेशान होने की आदत छोड़ दो, उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा। वैसे भी हाशिम भाई अगले साल उसकी शादी कर देना चाहते हैं। वो कह रहे थे कि वो बाद में अपनी तालीम मुकम्मल करती रहेगी, कम से कम वो तो अपने फर्ज से सुबुकदोश हो जाए। शकीला ने इंकिशाफ किया। अंकल ने ऐसा कहा? असजद कुछ चौंका। कई बार कहा है, मेरा ख्याल है वो लोग तो तैयारियां भी कर रहे हैं। असजद ने एक इत्मीनान भरा सांस लिया। हो सकता है इमामा इसी वजह से कदरे परेशान हो। हाँ हो सकता है, बहरहाल यही सही है, अगले साल शादी हो जानी चाहिए, असजद ने कुछ मुतमईन होते हुए कहा। वो 16-17 साल का एक दुबला पतला मगर लंबा लड़का था। उसके चेहरे पर बलूगत का वो गहरा रुआं नजर आ रहा था जिसे एक बार भी शेव नहीं किया गया था, और उस रुए ने उसके चेहरे की मासूमियत को बरकरार रखा था। वो स्पोर्ट्स शॉर्ट्स और एक ढीली ढाली शर्ट पहने हुए था। उसके पैरों में कॉटन की जुराबें और जॉगर्स थे। च्युइंगम चबाते हुए उसकी आंखों में एक अजीब तरह की बेचैनी और इस्तिराब था। वो उस वक्त एक पुरहुजूम सड़क के बीचों बीच एक हैवी ड्यूटी मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ तेजी से तकरीबन उसे उड़ाए ले जा रहा था। वो किसी किस्म के हेलमेट के बगैर था और वो बहुत रश अंदाज से मोटरसाइकिल को चला रहा था। उसने 2 दफा सिग्नल तोड़ा, 3 दफा खतरनाक तरीके से कुछ गाड़ियों को ओवरटेक किया, 4 दफा बाइक चलाते चलाते उसका अगला पहिया उठा दिया और कितनी ही दूर तक सिर्फ एक पहिए पर बाइक चलाता रहा। 2 दफा दाएं बाएं देखे बगैर उसने बर्क रफ्तारी से अपनी मर्जी का टर्न लिया। 1 दफा वो जिगजैग अंदाज में बाइक चलाने लगा। 6 दफा उसने पूरी रफ्तार से बाइक चलाते हुए अपने दोनों पांव उठा दिए। फिर यकदम उसी रफ्तार से बाइक चलाते हुए उसने वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए उस लेन को तोड़ा और दूसरी लाइन में जन्नाटे के साथ घुस गया। सामने से आती हुई ट्रैफिक की ब्रेकें यकदम चरचराने लगी। उसने फुल स्पीड पर बाइक चलाते हुए यकदम हैंडल पर से अपने हाथ हटा दिए। बाइक पूरी रफ्तार के साथ सामने से आने वाली गाड़ी के साथ टकराई और वो एक झटके के साथ हवा में बुलंद हुआ और फिर किसी चीज पर गिरा। उसे अंदाजा नहीं हुआ, उसका जहन तारीक हो चुका था। वो दोनों लड़के स्टेज पर एक दूसरे के बिलमुकाबिल रोस्ट्रम के पीछे खड़े थे, मगर हॉल में मौजूद स्टूडेंट्स की नजरें हमेशा की तरह उनमें से एक पर मरकूज थी। वो दोनों हेड बॉय के इंतखाब के लिए कन्विंसिंग हो रहे थे और वो प्रोग्राम भी उसका एक हिस्सा था। दोनों की रोस्ट्रम पर एक एक पोस्टर लगा था, जिनमें से एक पर वोट फॉर सालार और दूसरे पर वोट फॉर फैजान लिखा था। उस वक्त फैजान हेड बॉय बन जाने के बाद अपने मुमकिन इक़दामात का ऐलान कर रहा था, जबकि सालार पूरी संजीदगी के साथ उसे देखने में मसरूफ था। फैजान स्कूल का सबसे अच्छा मुकर्रिर था और उस वक्त भी वो अपने जोश खिताबत के कमाल दिखाने में मसरूफ था और उसे ब्रिटिश लहजे में बात कर रहा था जिसके लिए वो मशहूर था। बेहतरीन साउंड सिस्टम की वजह से उसकी आवाज और अंदाज दोनों खासे मुतासिर कुन थे। हॉल में बिलाशुबा सकूत तारी था और ये खामोशी सिर्फ उस वक्त टूटती जब फैजान के सपोर्टर्स उसे किसी अच्छे जुमले पर दाद देना शुरू होते। हॉल यकदम तालियों से गूंज उठता। आधे घंटे बाद जब वो अपने लिए वोट की अपील करने के बाद खामोश हुआ तो हॉल में अगले मिनट तक तालियां और सीटियां बजती रहीं। इन तालियों में खुद सालार सिकंदर भी शामिल था। फैजान ने एक फातिहाना नजर हॉल पर और सालार पर डाली और उसे तालियां बजाते हुए देखकर उसने गर्दन के हल्के इशारे से उसे सराहा। सालार सिकंदर आसान हरीफ नहीं था, ये वो अच्छी तरह जानता था। स्टेज सेक्रेटरी अब सालार के लिए अनाउंसमेंट कर रहा था। तालियों की गूंज में सालार ने बोलना शुरू कर दिया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वो एक लहजा ठहरा। फैजान अकबर एक मुकर्रिर के तौर पर यकीनन हमारे स्कूल का असासा है। मैं या दूसरा कोई भी उनके मुकाबले में किसी स्टेज पर खड़ा नहीं हो सकता। वो एक लम्हे के लिए रुका। उसने फैजान के चेहरे को देखा जिस पर एक फखरिया मुस्कुराहट उभर रही थी, मगर सालार के जुमले के बाकी हिस्से ने अगले लम्हे उस मुस्कुराहट को गायब कर दिया। अगर मामला सिर्फ बातें बनाने का हो तो हॉल में हल्की सी खिलखिलाहटें उभरी। सालार के लहजे की संजीदगी बरकरार थी, मगर एक हेड बॉय और मुकर्रिर में बहुत फर्क होता है। मुकर्रिर को बातें करना होती हैं, हेड बॉय को काम करना होता है। दोनों के दरमियान टॉकर और डूअर का फर्क होता है, और ग्रेट टॉकर्स आर नॉट ग्रेट डूअर्स। सालार्स के सपोर्टर्स की तालियों से हॉल गूंज उठा। मेरे पास फैजान अकबर जैसे खूबसूरत लफ्जों की रवानी नहीं है, उसने अपनी बात जारी रखी। मेरे पास सिर्फ मेरा नाम है और मेरा मुतासिर कुन रिकॉर्ड, और मुझे कन्विंसिंग के लिए लफ्जों के कोई दरिया नहीं बहाने, मुझे सिर्फ अल्फाज कहने हैं। वो एक बार फिर रुका। ट्रस्ट मी एंड वोट फॉर मी। उसने शुक्रिया अदा करते हुए जिस वक्त अपने माइक को ऑफ किया उस वक्त हॉल तालियों से गूंज रहा था। 1 मिनट 40 सेकंड्स में
वो इसी नपे तुले और कैलकुलेटेड अंदाज में बोला था जो उसका खासा था, और उसी 1.5 मिनट ने फैजान का तख्ता कर दिया था। उस इब्तिदाई तारुफ के बाद दोनों उम्मीदवारों से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ था। सालार सिकंदर उन जवाबात में भी उतने ही इख्तिसार से काम ले रहा था जितना उसने अपनी तकरीर में लिया था। उसका सबसे तवील जवाब 4 जुमलों पर मुश्तमिल था, जबकि फैजान का सबसे मुख्तसर जवाब भी 4 जुमलों पर मुश्तमिल नहीं था। फैजान की फसाहत और बलागत जो पहले उसकी खूबी समझी जाती थी, उस वक्त उस स्टेज पर सालार के मुख्तसर जवाबात के सामने चर्ब ज़बानी नजर आ रही थी, और इसका एहसास खुद फैजान को भी हो रहा था। जिस सवाल का जवाब सालार एक लफ्ज या एक जुमले में देता, उसके लिए फैजान को आदतन तमहीद बांधनी पड़ती, और सालार का अपनी तकरीर में उसके बारे में किया हुआ ये तबसरा वहां मौजूद स्टूडेंट्स को कुछ और सही महसूस होता कि एक मुकर्रिर से बातें कर सकता है। सालार सिकंदर को हेड बॉय क्यों होना चाहिए? सवाल किया गया। क्योंकि आप बेहतरीन शख्स का इंतखाब चाहते हैं। जवाब आया कि ये जुमला खुद सताइशी नहीं है। एतराज किया गया, नहीं, ये जुमला खुद शनासी है। एतराज को रद्द कर दिया गया। खुद सताइशी और खुद शनासी में क्या फर्क है? एक बार फिर चुपते हुए लहजे में पूछा गया, वही जो फैजान अकबर और सालार सिकंदर में है। संजीदगी से कहा गया, अगर आपको हेड बॉय ना बनाया तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? फर्क मुझे नहीं, आपको पड़ेगा। कैसे? अगर बेहतरीन आदमी को मुल्क का लीडर ना बनाया जाए तो फर्क कौम को पड़ता है, उस बेहतरीन आदमी को नहीं। आप अपने आप को बेहतरीन आदमी कह रहे हैं। एक बार फिर एतराज किया गया, क्या इस हॉल में कोई ऐसा है जो खुद को बुरे आदमी के साथ इक्वेट करे? हो सकता है हो, फिर मैं उससे मिलना चाहूंगा। हॉल में हंसी की आवाजें उभरी। हेड बॉय बनने के बाद सालार सिकंदर जो तब्दीलियां लाएगा उसके बारे में बताएं। तब्दीलियां बताई नहीं जाती, दिखाई जाती हैं, और ये काम हेड बॉय बनने से पहले नहीं कर सकता। चंद और सवाल किए गए। फिर स्टेज सेक्रेटरी ने हाज़रीन में से एक आखिरी सवाल लिया। वो एक श्रीलंकन लड़का था जो कुछ शरारती अंदाज में मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। अगर आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दें तो मैं और मेरा पूरा ग्रुप आपको वोट देगा। सालार उसकी बात पर मुस्कुराया। जवाब देने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपके ग्रुप के कितने लोग हैं? उसने पूछा। 6, उस लड़के ने कहा। सालार ने सर हिलाया। ओके, सवाल करें। आपको कुछ हिसाब किताब करते हुए मुझे बताना है कि अगर हम 2,67,895 में 9,52,852 को जमा करें, फिर उसमें से 3,99,999 को तफरीक करें, फिर उसमें 9,29,292 को जमा करें, और उसे वो श्रीलंकन लड़का ठहर ठहर कर एक कागज पर लिखा हुआ एक सवाल पूछ रहा था। 6 के साथ ज़रब दें, फिर उसे 2 के साथ तकसीम करें, और जवाब में 4,92,359 को जमा कर दें तो क्या जवाब आएगा? वो लड़का अपनी बात मुकम्मल ना कर सका। 81,42,473 बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ सालार ने जवाब दिया। उस लड़के ने कागज पर एक नजर दौड़ाई और फिर कुछ बेयकीनी से सर हिलाते हुए तालियां बजाने लगा। फैजान अकबर को उस वक्त अपना आप एक एक्टर से ज्यादा नहीं लगा। पूरा हॉल उस लड़के के साथ तालियां बजाने में मसरूफ था। फैजान अकबर को पूरा प्रोग्राम एक मजाक महसूस होने लगा। 1 घंटे बाद जब वो सालार सिकंदर से पहले उस स्टेज से उतर रहा था तो वो जानता था कि वो मुकाबले से पहले ही मुकाबला हार चुका था। 150 के IQ लेवल वाले उस लड़के से उसे जिंदगी में इससे पहले कभी इतना हसद महसूस नहीं हुआ। इमाम आपा, आप लाहौर कब जाएंगी? वो अपने नोट्स को देखते हुए चौंकी। सर उठाकर उसने साद को देखा। वो साइकिल की रफ्तार को अब बिल्कुल आहिस्ता किए उसके गिर्द चक्कर लगा रहा था। कल? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? इमामा ने अपनी फाइल बंद करते हुए कहा। जब आप चली जाती हैं तो मैं आपको बहुत मिस करता हूं। वो बोला। क्यों? इमामा ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, और आप मेरे लिए बहुत से खिलौने लाती हैं, और आप मुझे सैर करवाने ले जाती हैं, और आप मेरे साथ खेलती हैं, इसलिए। उसने तफसीली जवाब दिया। आप मुझे अपने साथ लाहौर नहीं ले जा सकती? इमामा अंदाजा नहीं कर सकी ये तजवीज थी या सवाल। मैं कैसे ले जा सकती हूँ? मैं तो खुद हॉस्टल में रहती हूँ, तुम कैसे रहोगे वहां? इमामा ने जवाब दिया। साथ साइकिल चलाते हुए कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, तो फिर आप जल्दी यहाँ आया करें। अच्छा, जल्दी आया करूंगी, इमामा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा किया करो कि मुझसे फोन पर बात कर लिया करो, मैं फोन किया करूंगी तुम्हें। हाँ, ये ठीक है। साथ को उसकी तजवीज पसंद आई। साइकिल की रफ्तार में इजाफा करते हुए वो लॉन के लंबे लंबे चक्कर काटने लगा। इमामा बेदिहानी के आलम में उसे देखने लगी। वो उसका भाई नहीं था। 10 साल साथ 5 साल पहले उनके घर आया था। कहां से आया था उसके बारे में वो नहीं जानती थी, क्योंकि उसे इसके बारे में उस वक्त कोई तजस्सुस नहीं हुआ था।
मगर क्यों लाया गया था ये वो अच्छी तरह जानती थी। साद अब 10 साल का था और वो घर में बिल्कुल घुल मिल गया था। इमामा से वो सबसे ज्यादा मानूस था। इमामा को अक्सर उस पर तरस आता। तरस की वजह उसका लावारिस होना नहीं था, तरस की वजह उसका मुस्तकबिल था। उसके 2 चचाओं और एक ताया के घर भी उस वक्त उसी तरह के गोद लिए हुए बच्चे पल रहे थे। वो उनके मुस्तकबिल पर भी तरस खाने पर मजबूर थी। फाइल हाथ में पकड़े साइकिल पर लॉन में घूमते साद पर नजरें जमाए वो किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसे देखते हुए वो इस तरह की बहुत सी सोचों में उलझ जाती थी, मगर उसके पास कोई हल नहीं था। वो इसलिए कि कुछ नहीं कर सकती थी।